हरे भरे लहलहाते खेतों को देखकर हमें हमारे अन्नदाता और सीमा पर बहादुरी से दुश्मन को धूल चटाने वाले तीनों सेना के जवानों पर गर्व होता है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी इस ताकत और उन्नति में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया तो उनका कार्यकाल राजनीतिक सरगर्मियों से भरा और तेज गतिविधियों का काल था। ये भारत के इतिहास में चुनौतीपूर्ण समय था और देश कई समस्याओं से जूझ रहा था। देश में खाद्यान्न की कमी थी और पाकिस्तान सुरक्षा के मोर्चे पर समस्या खड़ा कर रहा था। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावी ढंग से न निपट पाने के कारण शास्त्री जी की आलोचना भी हुई, लेकिन वो देश के उस दृढ़ नेता के तौर पर उभरे जिन्होंने अपनी सेना को आत्मविश्वास और जोश से भर पाकिस्तान को सबक सिखाया। सैनिकों के प्रति शास्त्री जी के मन में जो आदर और विश्वास था, उतना ही अपने किसानों के प्रति भी नजर आया। सैनिकों और किसानों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि सरहद पर खड़े जवान और खेत में काम करने वाले किसान की अटूट मेहनत और श्रम के प्रति सम्मान को दर्शाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। दरअसल शास्त्री जी देश निर्माण और उसकी सुरक्षा में सैनिकों और किसानों के महत्व को काफी अच्छे से समझते थे। इसीलिए उन्होंने उस दौर में जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी फिजा में गूंजता रहता है। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये तीन नारे आपके सामने कहता हूं, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का उद्घोष करने के साथ ही देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास की भी अपील की। उस वक्त भूखमरी और अकाल जैसी समस्याओं के रहते इसका सटीक जवाब किसी को नहीं सूझ रहा था। आबादी के इसी तरह बढ़ते रहने और अनाज की ठहरी हुई पैदावार की दशा में देश का क्या होगा? आजादी के बाद से 1960 तक देश में गेहूं और चावल की पैदावार औसतन प्रति हेक्टेयर 1 मीट्रिक टन पर स्थिर थी, जबकि इस दौरान खेती का रकबा लगातार बढ़ा। पर्याप्त अनाज नहीं उगा पाने की विवशता में देश जहाजों से लदकर आने वाले अमेरिकी गेहूं का मोहताज बन गया था और शिप टू माउथ जैसा मुहावरा हमारी अर्थव्यवस्था को मुंह चढ़ा रहा था। दरअसल भारत पाक युद्ध के दौरान देश में अनाज की कमी हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को अनाज का निर्यात रोकने की धमकी तक दे डाली। शास्त्री जी जानते थे कि खाद्यान्न के लिए भारत पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन वे इस धमकी के आगे नहीं झुके और ऐसी नाजुक परिस्थिति में शास्त्री जी ने देश के आम लोगों से आह्वान किया कि सप्ताह में एक दिन का उपवास रखा जाए। उनके इस आग्रह का देश के लोगों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। घर घर के साथ ही कई रेस्टोरेंट और होटल ने भी उनके आह्वान पर कुछ दिनों तक शाम को अपने चूल्हे बंद रखे। लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि के विस्तार के लिए सिंचाई और खनिज उर्वरकों के साथ साथ ज्यादा पैदावार वाली किस्मों के विस्तार को समर्थन दिया।
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मैक्सिको से गेहूं के बीजों के आयात की मंजूरी दी, इसे समय की मांग करार दिया। इन सभी प्रयासों के चलते बौने गेहूं का क्षेत्र 1964 में महज 4 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1970 में 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। सन 1968 में हमारे किसानों ने रिकॉर्ड 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया, जबकि इससे पहले सर्वाधिक 120 लाख टन उत्पादन 1964 में हुआ था। शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे ने किसानों को जोश से भर दिया। एक क्रांति आ गई। पूरे देश के किसानों ने पैदावार और उत्पादन को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, जो हरित क्रांति में तब्दील हो गई। शास्त्री जी की दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि 1968 में देश की आबादी जब 1947 के मुकाबले करीब 1.5 गुनी हुई, तब गेहूं उत्पादन 3 गुना बढ़ा और 90 का दशक आते आते देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया।